हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में अध्याय बहू की विदा का एक दृश्य पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा कि उसमें 5 पात्र हैं। एक है जीवनलाल जो कि एक धनी व्यापारी हैं, दूसरा पात्र है उनकी पत्नी राजेश्वरी, तीसरा पात्र है उनका पुत्र रमेश, चौथा पात्र है उनकी बहू रमेश की पत्नी कमला और पांचवा पात्र है कमला का भाई। तो जल्दी से हम एक बार पिछला जो दृश्य था वो दोहरा लेते हैं ताकि आगे वाला दृश्य भी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछले दृश्य में हमने देखा था कि जो जीवनलाल जी हैं वो अपने घर में खड़े हुए हैं और उनके पास जो उनकी बहू का भाई है प्रमोद, वो बड़े ही विनम्र स्वर से कहता है कि आपने क्या निर्णय लिया है। तो उन जो पिता है वो बोलते हैं कि मैंने निर्णय ले लिया है कि बहू की विदा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मेरी बहन अगर पियर जाकर पहला सावन नहीं मनाएगी और मेरी माँ का हृदय भी टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें अपनी माँ और बहन के हृदय टूटने की इतनी ही फिक्र थी तो तुम्हें पूरा दहेज देना चाहिए था। अब तुमने जो मुझे घाव दिया है, मेरी जो समाज में बदनामी हुई है, वो घाव मेरा अभी भी हरा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन की विदा हो तो मेरे उस घाव के लिए 5,000 रुपये का मरहम लेकर आना। इतने में वो दुखी होकर बोलता है कि आप मुझे जाने से पहले एक बार मुझे मेरी बहन से मिलने की अनुमति तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाकर अपनी बहन से मिल सकते हो। तो प्रमोद के इतना रिक्वेस्ट प्रार्थना करने पर जो है उन्होंने अपनी बहू को बाहर कमरे में बुला लिया और वो खुद बाहर लॉन में जाकर ये देखने लगे कि माली ने जो पेड़ है उस पर झूला डाला है कि नहीं, क्योंकि उनका जो बेटा है रमेश वो भी अपनी बहन को लेने ससुराल गया हुआ था और वो बेसब्री से अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। अब है हमारा दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में बच्चों, जब कमला अपने भाई से आकर मिली तब भाई ने कहा कि बहन तुम ठीक तो हो। तो बहन ने कहा कि हाँ भैया मैं ठीक हूँ, और ये कहकर वो सिसकने लगी यानी रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो ससुर हैं जीवनलाल वो उसे विदा नहीं करेंगे। तो वो दुखी होने लगी। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हारे जो ससुर हैं उनके कलेजे पे जो घाव हो गए हैं उसके लिए मैं मरहम भी लेकर आऊँगा और उस मरहम के 5,000 रुपये भी मैं लेकर आऊँगा। तब बहन जो थी वो चौंक गई, कमला जो थी वो चौंक गई और उसने कहा लेकिन भैया आप इतनी रकम कहाँ से लाएंगे। तो प्रमोद जो है वो अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहता है कि बहन तुम इसकी चिंता मत करो, हमारा जो पुराना घर है वो ज़्यादा नहीं तो 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर कमला ने कहा कि भैया आप मेरी विदा के लिए, आपको मेरी सौगंध है, आप मेरे विदा के लिए अपना घर नहीं बेचेंगे। आप तो प्रमोद ने अपनी बहन से कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन सखी सहेलियों में बिताओ। तो बहन कहती है कि नहीं भैया, हर लड़की की कामना यही होती है कि वो अपना पहला जो सावन है शादी के बाद वो अपनी सखी सहेलियों के साथ हंसी खुशी बिताए। लेकिन साल 2 साल में आपको, जो उसकी छोटी बहन है बिमला, उसके लिए बोला जा रहा है कि साल 2 साल में आपको बिमला का भी ब्याह करना है। तो आवेश में आकर आप इतना बड़ा फैसला मत करो और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरी जो सास हैं वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी हैं और जो मेरी ननद आने वाली है वो भी स्वभाव से बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा हंसाती ही रहती हैं। तो उनके साथ अगर मैं यहाँ पर सावन में रहूँगी तो भी मुझे अपनी सखी सहेलियों की याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप मेरी चिंता मत करो और मेरा विश्वास करो भैया। लेकिन प्रमोद ने कहा कि बहन आज नहीं तो कल रुपया देना तो पड़ेगा ही। कागजों के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वाला जो ये परिवार है इसके बीच तुम कैसे रह पाओगी कि जो अपना प्यार भी कागज़ के टुकड़ों पर बेचता है, कि अगर वो कागज़ के टुकड़े मतलब अगर उनके हाथ में नोट दे दिए जाएं, उनको 5,000 रुपये दे दिए जाएं जीवनलाल जी को, तो वो तुम्हारी विदा करेंगे। तो ऐसे परिवार वालों के बीच में तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी। तो कमला कहती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी जो सास है मतलब मेरी जो माताजी हैं वो स्वभाव से ममता की मूरत हैं और जो ससुर जी हैं वो जिद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। तो प्रमोद ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु के बने हुए हैं और ये ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी सास है जिसे तुम ममता की मूरत कह रही हो वो भी एक ममता का दिखावा ही हो। ऐसा
सुनकर जो राजेश्वरी थी, जो सास थी उनकी, वो ये सुनते हुए कमरे में आ गई और बोली, कैसा दिखावा भैया। तो प्रमोद एकदम चौंक पड़ता है कि कहीं उसकी सास ने वो बात सुन ना ली हो। तो कमला और प्रमोद तुरंत सोफे पे से उठने का वो करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो राजेश्वरी दूसरे कोच पर बैठ जाती है और बैठते हुए कहती है कि तुम लोग भी बैठे रहो, अब ये बताओ कि दोनों भाई बहनों के बीच क्या बातें चल रही थी। तो प्रमोद ने कहा, कुछ नहीं माताजी, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। तो राजेश्वरी ने कहा कि हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। अपने पति के बारे में पूछती है कि मुझे बताओ, मेरे पति ने तुम्हें विदा के बारे में क्या कहा। तो कमला जो है वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है और जो प्रमोद है उसका भाई, वो भी मौन रहता है, कुछ नहीं कहता। तब राजेश्वरी जो थी, उनकी सास, कमला की सास, वो सब समझ गई और उसने कहा कि तुम मौन मत रहो, मुझे बताओ। मुझे मालूम है कि मेरे जो पति हैं जीवनलाल, वो बहुत ज़िद्दी हैं और उन्होंने बहू की विदा के लिए मना कर दिया होगा, क्योंकि जब तुम्हारे आने से पहले जब तुम्हारी चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि तुम बहू की विदा कराने आ रहे हो, तो उस चिट्ठी को पढ़कर भी उन्होंने ना ही किया था। लेकिन मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए तो जैसे मेरा बेटा रमेश है वैसे ही मेरे बेटे तुम हो। अब तुम मुझे बताओ कि कोई रुपए की बात तो नहीं की उन्होंने तुमसे। तो जो प्रमोद था वो अटकते अटकते बोला कि रुपए नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है रुपए की। तो तब राजेश्वरी ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि बोलो, कितना रुपया लेकर विदा करने की कह रहे हैं वो तुमसे, चुप क्यों हो, मुझे बताओ। और प्रमोद जो था वो धीमे और उदास स्वर में बोला, 5,000। तो राजेश्वरी ने कहा, बस मैं देती हूँ तुम्हें, और जाकर उनके मुंह पर मारो और अपनी बहन को यहाँ से विदा कराकर ले जाओ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ के हृदय को अच्छे से जान पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जिसे लेने मेरा बेटा गया हुआ है। अगर मेरी बेटी उसके साथ नहीं आएगी तो जो मेरे हृदय पर बीतेगी वही मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी माँ भी वही महसूस करेगी। तो वो अपने अंदर वाले जो दरवाज़ा है, जो पर्दा लगा है, उसको हटाते हुए जाती हैं और फिर एक चाबियों का गुच्छा लेकर आ जाती हैं। जबकि प्रमोद जो कहता है वो कहता है कि माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, आप तो बस मेरी जो बहन है कमला, इसकी विदा करवा दीजिए। लेकिन कमला जो थी वो मूर्ति के समान चुप बैठी थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश्वरी उस कमरे में से वापस लौटती हैं और साथ में एक चाबी का गुच्छा लेकर आती हैं और अपनी जो बहू है कमला, उसके हाथों में वो चाबी का गुच्छा देकर कहती हैं कि बहू जाओ और अंदर तिजोरी में से 5,000 रुपये निकाल लाओ। तो कमला जो है वो गुच्छा लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती और प्रमोद जो है जो खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। राजेश्वरी अपनी गुच्छा जो कमला के हाथ में उन्होंने दिया उसको थमाते हुए कहती हैं कि जल्दी करो, जाओ लेकर आओ। और इतना कहकर जो कमला थी वो उठकर माँ जी से हाँ कहती है और फिर धीरे धीरे जो है वो रोने लगती है, मतलब सिसकने लगती है। तो राजेश्वरी उसको बेटी कहकर अपने गले लगा लेती हैं कि रोने की कोई बात नहीं है। जीवनलाल जो बाहर थे वो आवाज़ लगाते हैं कि अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। गौरी कौन? जीवनलाल की बेटी, जिसको कि उनका बेटा ससुराल से लेने गया हुआ था। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाकर कहते हैं कि अरे गौरी की माँ, गौरी आने वाली है, तुमने अभी तक उसके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। तो जो राजेश्वरी है वो कमला से कहती है, जा बेटा तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है और प्रमोद भी मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल अंदर आ रहे होते हैं। जीवनलाल कहते हैं, अरे तुम यहाँ खड़े हो, जाओ जाकर तैयारी करो स्वागत की, हमारी बेटी आ रही है। और ये भी ध्यान रखो, जरा देख तो लें देखने वाले कि नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तो यह कटाक्ष जब उन्होंने किया तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो प्रमोद को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सम्मानित पिता होता है, जो दान दहेज के साथ और खूब शानो शौकत से अपनी बेटी की विदा करता है, तो उसकी बेटी जब घर आती है तो वो उसका स्वागत कैसे होता है। तो राजेश्वरी थी वो उन जीवनलाल के उस कटाक्ष को समझ गई कि ये प्रमोद को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं।
तो वो चिढ़कर अपने पति से कहती है कि गालियों के अलावा कुछ और भी सीधी बात आती है आपको? जब देखो बेढंगी बातें करते रहते हो। तो जीवनलाल जो थे उन्होंने कहा कि यह लो, इसमें मैंने कौन सी गाली दे दी? तो राजेश्वरी ने कहा कि तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब तो नकते हैं। तो जीवनलाल ने कहा कि तुम्हें तो मेरी हर बात में ही बुराई नजर आती है। प्रमोद, अब तुम ही बताओ कि मैंने कोई बुरी बात की है क्या? तो जो प्रमोद था वो धीमे से स्वर में आगे बढ़ता हुआ कहा, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही तो सबकी नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं है वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मूछ कटा है। इस तरह से हॉर्न का जो स्वर है वो बाहर से आता है। जैसे ही हॉर्न का जो स्वर है वो बाहर से आया तो प्रमोद जो जीवनलाल है वो प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया कि गौरी आ गई, गौरी आ गई, आ गई मेरी गौरी। तो वो अपनी पत्नी से फिर कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ खड़ी हुए मेरा मुंह देख रही हो, अंदर जाओ और मिठाई का डब्बा ले आओ। राजेश्वरी जो है वो उसी प्रकार वहीं खड़ी रहती है और बाहर की दृष्टि पर, मतलब बाहर का जो दरवाजा था मेन गेट, वहां पर दृष्टि गड़ाकर खड़ी रहती है और प्रमोद भी उसी तरफ देख रहा होता है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला भी खड़ी सारा सब कुछ सुन रही होती है और देख रही होती है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से उनका बेटा रमेश आता है। इकहरे बदन का वह सुंदर नवयुवक पैंट और कमीज पहने हैं, हाथ में बरसाती कोट लिए हुए है, चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए हैं और बरसाती जो कोट है रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो जीवनलाल पूछते हैं, बाहर वाले पर कमरे का पर्दा हटाकर उनसे पूछते हैं कि गौरी कहाँ है? तो रमेश ने उत्तर दिया कि वह नहीं आई। तो जो पिता है जीवनलाल, उन्होंने कहा कि नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्या उसकी तबीयत खराब है? वह ठीक तो है ना? तो रमेश ने कहा कि हाँ वह ठीक है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसकी विदाई नहीं की। तो जीवनलाल ने कहा, अपनी जैसे छाती पर भूसा पीट कर कोई गुस्सा दिखाता है उस तरीके से उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ऐसे कैसे विदा नहीं किया उन्होंने? तब रमेश ने कहा कि हमने तो जीवन भर की कमाई पिताजी लुटाकर अपनी जो बहन थी उसको पूरा दहेज भी दिया, फिर भी वे लोभी लोग कहते हैं कि हमने उन्हें दहेज पूरा नहीं दिया। तो यह सुनकर राजेश्वरी जो है उनका जो है वो गुस्से में आकर बोलती है कि तुम क्यों भला बुरा कहते हो? बेटी वाले चाहे अपने घर द्वार बेचकर भी सब कुछ दे दें, लेकिन पैसे वाले जो हैं उनकी नाक भौं सिकुड़ती ही रहती है, यानी उनका चेहरा सीधा ही नहीं होता, उनका मुंह बनता रहता है। तो जीवनलाल कहता है कि चुप रहो तुम। राजेश्वरी बोली, मैं बहुत चुप रही हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि इतना वो बोल ही पाई थी कि बीच में फिर जीवनलाल ने उनको टोकते हुए कहा कि मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। और मैं मतलब वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही जो उनकी पत्नी है वो भी उनकी बात काटते हुए बोलती है कि तुम भी तो किसी की बेटी को विदा नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम किसी का अपमान नहीं कर रहे हो? जैसे अब तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारी बेटी की विदा ना करके उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तो तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी किसी और की बेटी को विदा ना करके उनका अपमान कर रहे हो। तो जीवनलाल चीख कर अपनी पत्नी को कहते हैं, गौरी की माँ अब बहुत हुआ। तो राजेश्वरी की अब भी आंखें नहीं, तब वो अपने पति को समझाती है कि क्या आपकी अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार आप अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, तो वही व्यवहार आप दूसरे की बेटी के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? बेटी और बहू दोनों को एक क्यों नहीं समझ रहे हो? बेटी और बहू कोई अलग अलग नहीं है। जब तुम किसी की एक बेटी को सुख मिलेगा तब दूसरी बेटी को भी सुख मिलेगा। जीवनलाल बेचैन होकर जोर जोर से अपने आंगन में इधर से उधर टहलने लगते हैं। उनका सिर नीचे झुका हुआ है और प्रमोद जो है वो रमेश के पास आकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तब राजेश्वरी कहती है कि अगर बेटे वाला यह ना रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। बस उसे ये याद रखना है कि अगर वो बेटे का बाप है तो एक बेटी का पिता भी है। तो जीवनलाल ने रुककर पत्नी की ओर देखकर कहा कि शायद तुम ठीक ही कहती हो। इतने में जो प्रमोद है, उनकी बहू का जो भाई, वो आगे बढ़कर बहुत धीमे स्वर में कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। तो जीवनलाल कहते हैं आज्ञा दीजिए?
तो प्रमोद कहता है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है बाबूजी और मुझे जल्दी जाना है। विश्वास है कि मैं इस बार जाऊंगा, जल्दी आऊंगा और आपकी चोट का मरहम भी लेकर वापस जल्दी लौटूंगा। तो जो जीवनलाल थे वो दुखी स्वर में बोलते हैं कि ठहरो प्रमोद, मुझे और ज़्यादा लज्जित मत करो बेटा। मेरी चोट का इलाज मेरे बेटी के ससुराल वालों ने मुझे दूसरी चोट दे करके कर दिया है। अब मुझे इसका बहुत पछतावा है, मैं बहुत लज्जित हूँ। तो प्रमोद कहता है आश्चर्य से कि बाबूजी, जीवनलाल ने दुखी स्वर में निश्वास यानी दुखी श्वास को छोड़ते हुए कहा कि कभी कभी एक चोट पर दूसरी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। तो उन्होंने राजेश्वरी की तरफ मुड़कर कहा और कहा कि जाओ, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, बहू की विदा की तैयारी क्यों नहीं करती। इतना सुनकर पर्दे के पीछे जो कमला खड़ी थी वो भी हंसी के खुशी की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। और रमेश और जो प्रमोद दोनों जो आपस में जीजा और साले का जो रिश्ता है वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जो जीवनलाल थे वो भी अपनी मंद गति से धीरे धीरे बाहर वाले दरवाजे से बाहर निकल गए और इस तरह से धीरे धीरे जो उनके कमरे का जो बाहर वाले दरवाजे का जो पर्दा था वो वापस से गिर जाता है। तो ये थी कहानी हमारी बहू की विदा और जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है यदि उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। इसको हम ये नहीं कहते कि जैसे के साथ तैसा ही करो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि जिसकी वजह से वो ऐसा आचरण कर रहा है, अगर वैसा ही आचरण उसके साथ होता है तो वो उस बात को जल्दी समझ जाता है। जिस प्रकार इसमें सनी जो धनी जो जीवनलाल जी हैं उनका भी जो है दिमाग खिसक गया था इस वजह से कि उनके पास ज़्यादा पैसा था और उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाकर अपनी बेटी की शान शौकत से शादी की थी। लेकिन कहते हैं कि लालच का कभी अंत नहीं होता, इंसानों से ज़िंदगी है, पैसे से नहीं। पैसा हाथ का मैल है, आज आया है कल चला जाएगा, लेकिन अगर इंसान आपकी ज़िंदगी से एक बार चला गया तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। और एक सुखी जीवन के लिए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। तो उनकी जो बहू थी, जब उसने ससुर के इस बदले हुए रूप को देखा तो कहते हैं कि जो भूला बिसरा था, पुराना जो भी उनका व्यवहार था, वो सब कुछ उनकी आंखों से धुल गया। और राजेश्वरी जो उनकी पत्नी, जो वास्तव में अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, ममता की मूरत थी, उन्होंने अपने पति के जिद्दी स्वभाव को और उनकी जो सोच थी, दहेज वाली जो सोच थी, उस सोच को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो समाज में केवल बच्चों ये दहेज जैसी ही कुप्रथा अभी तक भी चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो परिवार जो पैसे वाले हैं वो तो अपने जो लड़की है उसको सारा दाम दहेज देकर विदा कर देते हैं, लेकिन जो बीच वाले मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अगर बेटी के लिए इतना नहीं कर पाते तो आज भी धन के लालची ऐसे हैं जो दूसरी की बेटी को बेटी नहीं समझते, उसको इंसान नहीं समझते, उसको यातनाएं देते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और कई कई तो ऐसा भी करते हैं कि उसकी जान तक ले लेते हैं। तो इसके लिए हमें हर घर में एक राजेश्वरी जैसी स्त्री का होना ज़रूरी है जो इन बुराइयों के प्रति अपनी आवाज़ उठा सके। और हर घर में एक ऐसा जो व्यक्ति हर जगह आपको मिलेगा जैसा कि इसमें बताया गया है, जीवनलाल जैसा। और समाज में ऐसे बहुत प्रमोद हैं जो अपनी बहन की विदा नहीं करा पाते केवल लालच के कारण। तो हमें इस अध्याय से ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को, ना केवल दहेज बल्कि और भी जो बुराइयां हैं जैसे ऊंच नीच का भेद है, अमीर गरीबी का भेद है, जातिवाद का भेद है, जातिवाद के पीछे आज जो राजनीतियां चल रही हैं, जो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, तो हर किसी को हर घर से ये आवाज़ उठानी होगी कि ये जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करती हैं। बाहर के लोग हमारी इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके और हम पर अपना शासन करना चाहते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया था। राजाओं के बीच फूट डलवाई थी और उनकी उस फूट का फ़ायदा उठाकर ही उन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था।
लेकिन कहते हैं कि इंसान में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। तो हमें समाज में रहते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहिए, न केवल हमारे घर में ही बल्कि आसपास जब भी अगर हम कहीं कुछ ऐसा बुरा होते हुए देखते हैं तो उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। केवल सरकार के करने से ही कोई बुराई समाप्त नहीं होती। सरकार हर घर घर में नहीं पहुंच सकती, लेकिन हर घर घर में एक सरकार जरूर बन सकती है। एक व्यक्ति एक ऐसा जरूर खड़ा हो सकता है जो कि उस बुराई के प्रति अपना जो है स्वतंत्र होकर अपने विचार प्रकट कर सके, जो बुरा है उसे बुरा बोल सके, जो झूठ है उसे झूठ बोल सके, जो सच्चाई है उस सच्चाई पर अडिग रह सके। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर जो है बहू की विदा ये पढ़ा और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा आपको ये एकांकी पढ़ने में। तो अब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और हल करेंगे इसकी अभ्यासमाला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।